प्रिय विद्यार्थियों, आज के हमारे लेक्चर का विषय है पार्टिकल इन थ्री डायमेंशनल बॉक्स। कण की त्रिविमीय बॉक्स में गति। पिछले लेक्चर में हमने कण की एक विमीय बॉक्स के अंदर गति के बारे में विस्तार से बात की थी। आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए उसका जनरलाइजेशन थ्री डायमेंशनल केस के लिए करेंगे। मान लीजिए एक कण जिसका द्रव्यमान m है एक त्रिविमीय विभव बॉक्स के अंदर गतिशील है। विभव बॉक्स की जो सीमाएं हैं x दिशा में a, y दिशा में b और z दिशा में c है। विभव बॉक्स को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि बॉक्स के अंदर विभव का मान 0 है, जबकि बॉक्स के बाहर विभव का मान अनंत है। अतः जो कण है बॉक्स के अंदर गति करने के लिए स्वतंत्र रहेगा, लेकिन वह बॉक्स के बाहर गति नहीं कर सकता या बाहर नहीं जा सकता। अर्थात कण एक मुक्त कण की तरह बॉक्स के अंदर सीमित होकर गतिशील रहेगा। इस गति का वर्णन करने के लिए हम कण के लिए श्रोडिंगर समीकरण लिख सकते हैं थ्री डायमेंशनल स्पेस के लिए, जो होगी -h क्रॉस स्क्वायर 2m मल्टीप्लाइड बाई डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर बराबर ई साई। हम जानते हैं कि चूंकि थ्री डायमेंशनल केस है तो हमारा जो वेव फंक्शन साई है वह एक्स, वाई और जेड का फलन होगा। इस फलन को हम तीन ऐसे स्वतंत्र फलनों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, जिनमें से एक x पर निर्भर करता है, दूसरा y केवल y कोऑर्डिनेट पर निर्भर करता है, जबकि तीसरा z केवल z निर्देशांक पर निर्भर है। अगर हम इस समीकरण से साई का मान समीकरण 2 में रखें और समीकरण 2 में साई का भाग दें, तो जैसा कि हमने पहले भी किया हुआ है, हम जानते हैं कि इस विधि को चरों की पृथक्करण विधि, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कहते हैं। तो हमें निम्न समीकरण प्राप्त होगी। 1/x डेल स्क्वायर x अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 1/y डेल स्क्वायर y अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस 1/z डेल स्क्वायर z अपॉन डेल जेड स्क्वायर बराबर -2me h क्रॉस स्क्वायर। चूंकि लेफ्ट हैंड साइड में जो तीन पद हैं उसमें से प्रथम पद केवल x का फलन है, द्वितीय पक्ष केवल y का फलन है और तीसरा पद केवल z का फलन है। और चूंकि ये तीनों इंडिपेंडेंट हैं, इसलिए हम जानते हैं कि प्रत्येक पद एक सेपरेट कांस्टेंट के बराबर होना चाहिए। मान लें कि इन कांस्टेंट्स को हम इस प्रकार निम्नानुसार लिखते हैं कि पहला पद -kx स्क्वायर, दूसरा -kx स्क्वायर, ky स्क्वायर और तीसरा -kz स्क्वायर के रूप में हम इसको व्यक्त करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, समीकरण 2 में आप ध्यान करिए कि नोट्स में एक माइनस साइन दिख रहा है, वो प्लस होगा, जो आप ठीक कर लें। तो हमें तीन समीकरणें प्राप्त होती हैं। समीकरण 5 के रूप में जो लिखी गई है, डेल स्क्वायर x अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर y अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस ky स्क्वायर y, एंड देन समीकरण नंबर 7 डेल स्क्वायर z अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस के जेड का स्क्वायर z इक्वल टू 0। जहाँ पर राइट हैंड साइड से अगर कंपैरिजन करेंगे तो हम पाएंगे के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर बराबर होना चाहिए 2me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर। समीकरण 5, 6 और 7 को अगर हम देखेंगे तो ये जो हमने वन डायमेंशनल केस के लिए समीकरणें हल की थी उसी के अनुरूप है, इसलिए इनके हम सीधे सीधे हल लिख सकते हैं। जहाँ पर x डायरेक्शन के लिए हमको a तक की हमारी लिमिट है, y के लिए 0 से b तक और z के लिए 0 से c तक हमारी
लिमिट्स हैं। तो इनके हल हम इस प्रकार से लिखेंगे, कैपिटल X इज इक्वल टू √2 अपॉन ए साइन n1 पाई x अपॉन ए, y बराबर √2 अपॉन बी साइन n2 पाई अपॉन बी, एंड z इक्वल टू √2 अपॉन सी साइन n3 पाई z अपॉन सी, जहाँ n1, n2 और n3 के मान मैंने अपने नोट्स में लिखे हैं। ये पूर्णांक राशियाँ हैं 1, 2, 3। और अगर इन तीनों को हम एक साथ लिखें तो हम साई का मान लिखेंगे, साई एक्स वाई जेड इक्वल टू √8 अपॉन ए बी सी साइन n1 पाई x अपॉन ए साइन n2 पाई y अपॉन बी साइन n3 पाई z अपॉन सी। और इसके लिए ऊर्जा का मान निकालने के लिए लिख सकते हैं K1, K2, K3 के मान अगर Kx, Ky और Kz के मान लिखें तो हम लिखेंगे n1 पाई अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस n2 पाई अपॉन बी स्क्वायर प्लस n3 पाई अपॉन सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर। और इससे हम e का मान निकालेंगे तो वह आएगा e बराबर h क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2m मल्टीप्लाइड बाई n1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इस समीकरण को समझने के लिए अब हम थोड़ी सी सिंप्लिसिटी अपनाते हैं और मान लें कि जो हमारा बॉक्स है वो एक घन के रूप में है, अर्थात उसकी तीनों भुजाएं बराबर है। दैट मीन्स हम विचार करें a बराबर b बराबर c, तो हमें इसको समझना थोड़ा सा आसान रहेगा। तो उस केस में हमारा वेव फंक्शन हो जाएगा साई बराबर एक्स वाई जेड 2 अपॉन 3 रेज़ टू पावर 3/2 साइन n1 पाई x अपॉन a साइन n2 पाई अपॉन y n2 पाई y अपॉन a इंटू साइन n3 पाई z अपॉन a। और ऊर्जा का मान हमें प्राप्त होगा E बराबर h क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर इंटू n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर, जिसे हम संक्षेप में लिख रहे हैं E1 मल्टीप्लाइड बाई n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर, जहाँ E1 बराबर है h क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर। डियर फ्रेंड्स, यहाँ हमें एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ दिखाई देती है जो हम देखते हैं, जिसे हम कहते हैं डीजनरेसी ऑफ एनर्जी लेवल्स, ऊर्जा स्तरों की अपभ्रष्टता। इसका क्या अर्थ है? देखिए, अगर हम ऊर्जा के मान को देखेंगे तो हमारा सूत्र है E बराबर E1 मल्टीप्लाइड बाई n1 n2 n3, जहां आप जानते हैं n1 या n2 या n3 के मान 1, 2, 3 आदि आदि पूर्णांक राशियां हो सकती हैं। तो ये क्वाइट पॉसिबल है, बहुत संभव है कि हम n1 n2 n3 के ऐसे बहुत से मान अलग अलग चूज कर सकते हैं जिनके लिए हमें ऊर्जा का मान बराबर प्राप्त होता है। अर्थात एक ऊर्जा वैल्यू के लिए हमें अलग अलग अवस्थाएं प्राप्त होती हैं और इस स्थिति को हम कहेंगे ऊर्जा स्तरों की अपभ्रष्टता। उदाहरण के लिए मान लीजिए हम लेते हैं n1 बराबर 1, n2 बराबर 1 और n3 बराबर 2, तो ऊर्जा का मान निकल के आएगा 6E1। लेकिन अगर आप ले लें n1 बराबर 2, n2 बराबर 1 और n3 बराबर 1, तब भी ऊर्जा का मान 6E1 ही रहेगा। इस प्रकार आप बहुत सारी अपभ्रष्टता और एक चूज कर सकते हैं। किसी भी एक ऊर्जा आइगन मान के लिए ऐसी जितनी अधिक संभावनाएं होती हैं, उन संभावनाओं की संख्या को हम अपभ्रष्टता की कोटि अर्थात डिग्री ऑफ डीजनरेसी कहते हैं। थैंक यू।